25 अगस्त 2022 को मुंबई की अंधेरी में रहने वाली 15 साल की वंशिका राठौड़ रोज की तरह अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलती है। अक्सर वो अपने स्कूल से 2:30 या 3 बजे तक घर वापस आ जाती थी, लेकिन आज यानी कि 25 अगस्त 2022 को शाम के 5 बजे तक भी वंशिका घर वापस नहीं पहुंचती है तो घर वाले परेशान होकर उसके मोबाइल पर कॉल करते हैं। आजकल सभी स्कूल्स में मोबाइल ले जाना आम बात है, लेकिन यहाँ पर वंशिका राठौड़ का जो मोबाइल है वह स्विच ऑफ आ रहा। अब घर वाले थोड़े परेशान होते हैं। वो बिना देरी किए वंशिका राठौड़ के स्कूल में जाते हैं और जब वहाँ पर जाकर जांच पड़ताल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वंशिका राठौड़ तो आज स्कूल आई ही नहीं। अब ये बात सुनकर घर वाले और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद घर वाले अंधेरी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और सारी बात पुलिस को बताते हैं। वो वंशिका राठौड़ की मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। पुलिस भी अपने एंड से वंशिका की खोजबीन शुरू कर देती है। सबसे पहले वंशिका के स्कूल जाकर इस बात को कंफर्म किया जाता है कि उस दिन वह स्कूल आई थी या नहीं। तो वहाँ से पता चलता है कि उस दिन एक्चुअल में वंशिका अपने स्कूल गई ही नहीं थी। अब इसी तरह 25 अगस्त 2022 की पूरी रात बीत जाती है। दिन आ जाता है 26 अगस्त 2022 का। सुबह के तकरीबन 11 बजे अंधेरी पुलिस के पास एक कॉल आती है कि नायगांव रेलवे स्टेशन के पास एक संदिग्ध बैग पड़ा हुआ है। पुलिस बिना देरी किए मौका वारदात पर पहुंचती है। उस बैग को खोलती है तो उस बैग के अंदर से एक 15 से 16 साल की लड़की की डेड बॉडी निकलती है। पुलिस को पता चल जाता है कि यह वही लड़की है जिसकी मिसिंग रिपोर्ट पिछली रात को फाइल की गई थी। वंशिका राठौड़ के घर वालों को इस बारे में खबर दी जाती है। घर वाले आकर बॉडी की शिनाख्त कर लेते हैं और ये कंफर्म हो जाता है कि यह डेड बॉडी वंशिका राठौड़ की ही है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि एक 15 साल की लड़की जिसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, उसकी इतनी बेरहमी से हत्या किसने की? क्योंकि उसके शरीर पर 20 से 22 बार चाकू से गोदने के निशान मिले थे। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इस केस की छानबीन शुरू कर देती। अब क्योंकि यह मामला एक माइनर लड़की की हत्या का था, इसलिए मुंबई क्राइम ब्रांच की 10 टीमें तैयार की जाती हैं, जिनको अलग अलग काम पर लगा दिया जाता है। पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही सीरियसली कर रही थी। पुलिस सबसे पहले वंशिका के घर से लेकर उसके स्कूल के बीच में आने वाले सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू करती है। यह काफी टाइम टेकिंग वर्क था, लेकिन पुलिस पूरी शिद्दत के साथ इस काम को कर रही थी। इन्हीं सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को देखने को मिलता है कि उस दिन वंशिका अपने स्कूल के रास्ते पर न जाकर एक दूसरे रास्ते पर गई थी और उसी रास्ते पर आगे जाकर उसकी मुलाकात 2 लड़कों के साथ होती है और फिर वंशिका उन्हीं 2 लड़कों के साथ चली जाती है। अब ये लड़के कौन थे, इसकी जानकारी निकालना भी एक बड़ा टास्क था। तो पुलिस यहाँ पर वंशिका की CDR यानी कि कॉल डाटा रिकॉर्ड खंगालती है, जिसमें पुलिस को पता चलता है कि आखिरी बार वंशिका को एक लड़के के नंबर से कॉल आई थी और ये लड़के का नाम संतोष था। पुलिस उसके नंबर से उसकी डिटेल्स लेती है और उसके घर पर छानबीन करने के लिए पहुंच जाती है। तो पुलिस को पता चलता है कि जो संतोष है वो पिछले दिन यानी कि 25 तारीख से ही अपने घर से फरार है। अब सीसीटीवी फुटेज उनके घर वालों को दिखाया जाता है, तो वहाँ से ये कंफर्म होता है कि वंशिका को उस दिन जो 2 लड़के मिले थे उसमें से एक संतोष ही था और दूसरा लड़का संतोष का दोस्त विशाल था। अब विशाल के बारे में छानबीन की जाती है। विशाल के घर जाया जाता है तो पता चलता है कि विशाल भी 25 तारीख से ही घर से फरार। अब पुलिस को यहाँ तक यह तो मालूम चल चुका था कि वंशिका की हत्या के पीछे संतोष और विशाल का कोई न कोई हाथ जरूर है, इसी वजह से वह अपने घर से फरार हैं। तो पुलिस को सबसे पहले संतोष और विशाल को ही ढूंढना था। अब क्योंकि पुलिस को यह पता चल चुका था कि विशाल और संतोष घर से फरार हैं, तो पुलिस ने अंदाजा लगाया कि घर से फरार होने के बाद वह किसी रेलवे स्टेशन पर जरूर गए होंगे, क्योंकि वहीं पर वो बाय ट्रेन फरार हुए होंगे। और इसी अंदाजे के हिसाब से पुलिस कम से कम 1000 सीसीटीवी कैमरों की जांच करती है। उनमें फुटेज देखा जाता है। मुंबई में क्योंकि बहुत सारे रेलवे स्टेशन है, उन सभी स्टेशन की फुटेज जब देखी जाती है तो विरार रेलवे स्टेशन पर उन्हें वह दोनों लड़के जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन में बैठते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस को यह पहली लीड मिलती है। जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन जिस रूट पर जाती थी उस रूट पर पड़ने वाले सभी रेलवे स्टेशन के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज यहाँ पर एग्जामिन करना शुरू कर दिया जाता है। ये काफी टाइम कंज्यूमिंग काम था, लेकिन पुलिस अभी भी पूरी शिद्दत के साथ इस केस को सॉल्व करने में लगी हुई थी। और ऐसे ही कैमरों को देखते देखते पुलिस को पता चलता है कि वो लोग पहले जयपुर गए थे। जयपुर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद उसके बाद वो अजमेर गए। उसी पाथ को फॉलो करते हुए वो जम्मू के वैष्णो देवी जाने के बाद फिर से वह वापस गुजरात आए और यहाँ तक पुलिस को यह मालूम चल चुका था कि उनकी आखिरी लोकेशन गुजरात की थी। अब इसी तरीके से सीसीटीवी फुटेज और सभी डिटेल्स को कनेक्ट करते हुए पुलिस यहाँ पर 1 हफ्ते के बाद पालनपुर के एक होटल से इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इन्हें मुंबई लाया जाता है और अब सारी कहानी खुलकर सामने आती है। सबसे पहले ये पुलिस को बताते हैं कि 25 अगस्त 2022 को वंशिका को मिलने के लिए संतोष ने ही बुलाया था और वंशिका को लेकर ये दोनों विशाल के घर गए थे।
विशाल के घर जाने के बाद कुछ घंटों तक जो संतोष है उसने वंशिता के साथ समय बिताया और जिस वक्त वंशिता वहां से जाने लगती है तो वह संतोष से कहती है कि आज हम आखिरी बार मिले हैं, इसके बाद मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आऊंगी। और इसी बात पर जो संतोष है वो भड़क जाता है। संतोष का दोस्त विशाल भी वहीं पर खड़ा हुआ था और देखते ही देखते इन्होंने पहले से एक चाकू रखा हुआ था, उस चाकू से यह वंशिता के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। विशाल और संतोष दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत से वंशिता के ऊपर 20 से 22 बार चाकू से हमला किया था जब तक वह मर नहीं गई। उसके मरने के बाद उन्होंने उसके कपड़े चेंज किए, उसके ड्रेस निकालकर उसे दूसरे कपड़े पहनाए। उसके बाद एक कंबल में लपेटकर वंशिता की डेड बॉडी को एक सूटकेस में फिट किया जाता है। उसके बाद ये दोनों बाहर आते हैं, एक ऑटो रेंट करते हैं, उसी ऑटो में बैठकर ये रेलवे स्टेशन जाते हैं। इनके पास वो सूटकेस भी था जिसमें वंशिता की डेड बॉडी थी। उस बॉडी को लेकर ये ट्रेन में चढ़ जाते हैं और बीच में मौका पाकर एक पुल से उस बैग को ट्रेन से ही धक्का दे देते हैं और उस बैग को फेंकने के बाद ये दोनों फरार हो जाते हैं। लेकिन सवाल अभी भी यह बना हुआ था कि अगर संतोष और वंशिता के बीच में दोस्ती थी तो संतोष ने वंशिता की हत्या क्यों की। इस पर संतोष पुलिस को बताता है कि कुछ महीने पहले उसकी दोस्ती जो है वो वंशिता राठौड़ के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हुई थी। ये दोनों बाय कॉल भी बात किया करते थे और बीच में मुलाकातें भी किया करते थे। लेकिन इनकी जो मुलाकात है उसके दौरान एक दिन वंशिता के घर वाले इन्हें देख लेते हैं। ये वंशिता को भी बहुत डांट फटकार लगाते हैं, साथ ही संतोष को भी काफी ज्यादा डराते और धमकाते भी हैं। और बताया ऐसा जाता है कि संतोष के ऊपर हाथापाई भी की थी, जिससे संतोष काफी हर्ट हो गया था और उसने प्लान बना लिया था कि वह वंशिता के घर वालों को सबक जरूर सिखाएगा। और इसी के चलते इसने मीठी मीठी बातें करके वंशिता को फंसाए रखा। मौका पाकर 25 अगस्त 2022 को इसने वंशिता को मिलने बुलाया। वह अपना स्कूल बंक करके संतोष से मिलने गई। मिलने के बाद इन्होंने साथ में समय बिताया, जिसके बाद वंशिता कहती कि अब वह दोबारा तुमसे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके घर वाले इस बात के लिए अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन संतोष और उसके दोस्त विशाल ने तो पहले से ही वंशिता को मारने का प्लान बना रखा था और इसी के चलते संतोष ने अपनी मां का पुश्तैनी हार बेचकर 2 लाख इकट्ठा किए थे। उन पैसों से ही उसने एक चाकू खरीदा था और पूरी प्लानिंग बनाई थी। उसी चाकू से इन्होंने वंशिता की हत्या की और हत्या करने के बाद उन्हीं पैसों की मदद से ये लगातार फरार होते रहे। तो दोस्तों ये थी वंशिता राठौड़ के मर्डर केस के पीछे की पूरी कहानी। बाकी आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल क्राइम नेक्स्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।